हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में। चलिए फटाफट से आप लोग सभी लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। और हिंदी की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया से संबंधित आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को ये चीज क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि हर एक टॉपिक से आपके 2 पार्ट में एमसीक्यू सीरीज जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसके पहले आपने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 टॉपिक से आप लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किया है 2-2 पार्ट में। और अगला आपका टॉपिक आ जाता है क्रिया। और जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज से एनरोल जरूर से हो जाइएगा। इसके लिए आप लोगों को हम लोग का जो एप्लीकेशन है, सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना रहेगा। वहां से आप लोग जो है कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से एनरोल होंगे। साथ ही में सभी बैचेस के सभी कोर्सेज जो है उनकी बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसे अगर हम वर्ग 1 की बात करते हैं तो पीजीटी के सारे सब्जेक्ट के आपके जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। साथ में वर्ग 2, वर्ग 3 सभी की तैयारी आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें कॉल करके या मैसेजेस के थ्रू आपको जानकारी मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। क्रिया से रिलेटेड है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर साथ में करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्रिया की जब हम बात करते हैं तो क्रिया जो है ये 2 तरीके से विभाजित हो जाता है मेनली। एक तो जो है इसे कर्म या फिर रचना के आधार पर विभाजित किया जाता है, और एक संरचना या बनावट के आधार पर विभाजित किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कर्म या फिर रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो वो हो जाएंगे 2। कौन कौन सा? एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। वैसे ही संरचना के आधार पर आपकी क्रिया 5 प्रकार की होंगी, जिसमें आपका आ जाता है तो आपका नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, इसी में कृदंत क्रिया, ठीक है, और संयुक्त क्रिया। ये 5 प्रकार बनावट के आधार पर है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जिसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया के विभिन्न रूप बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि खा, बैठ, सो, जा, आ, ये सारे हमारे क्या है? क्रिया का मूल रूप है, जिसको हम शुद्ध तरीके से स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। अब इसी में जब आप प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्रिया का दूसरा रूप धारण कर लेता है, मतलब मूल धातु से ये क्रिया बन जाता है। जैसे खाना, बैठना, सोना, जाना, आना, ये प्रत्यय लगकर बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा दिया गया है कि हिंदी में क्रिया के सामान्य रूप के अंत में हमेशा ना प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए कि धातु मूलतः 3 प्रकार की होती है, रूढ़ धातु, यौगिक धातु और मिश्र धातु। तो इसमें आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से आपका कौन सा सही कथन जो है हो जाएगा। बताइए सही है क्या ये? तो आप बोलेंगे कि तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि जो धातु है इसके मूल रूप से 2 रूप होते हैं। ठीक है, 2 रूप कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक इसमें आपका हो जाता है मूल धातु, जिसे आप रूढ़ धातु भी कहते हैं, मूल धातु, और एक हो जाता है यौगिक धातु। ठीक है, यौगिक धातु। तो 2 रूप इसके हो गए, 3 रूप नहीं होगा। तो पहला दूसरा कथन है, लेकिन आपका तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, चलिए अगला आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है आपको? कथन दिया गया है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वाक्य में उड़ रहे हैं, ये आकर्मक क्रिया है। और कारण आपको दिया गया है कि आकाश में अधिकरण कारक है, कर्म नहीं। उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है जिसका प्रभाव सीधे कर्ता यानी कि पक्षी पर पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सकर्मक क्रिया है या फिर आकर्मक क्रिया है ना, जो एक सकर्मक क्रिया है और एक आकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म मौजूद होगा, और आकर्मक क्रिया का मतलब है इसमें क्रिया के साथ कर्म का होना जरूरी नहीं है, कर्म नहीं भी है तो भी वो वाक्य अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें इसको हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि आप प्रश्न के साथ क्या का क्वेश्चन करते हो, है ना। प्रश्न के साथ आप क्या का क्वेश्चन करोगे और उस क्या का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो वो सकर्मक होगा, और क्या का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो वो आकर्मक है। इसके अलावा जितने भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप नेचुरली है, वो भी आपकी आकर्मक क्रिया में है। जैसे कि देखिए कथन पढ़िए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी का उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। भले आप बोल रहे होंगे कि आकाश कर्म है, लेकिन अगर वाक्य में ये कर्म नहीं भी है तो भी वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं तो सबको पता है कहाँ उड़ेंगे, आकाश में ही। ठीक है, तो कथन सही है।
कारण भी सही हो जाएगा कि आकाश में आपका जो है क्या है, अधिकरण कारक है, क्योंकि वो पक्षी के लिए आधार बन गया है। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, हाँ जी बताइए। आपको वाक्य दिया गया है और बताना है कि क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, वाक्य है कि उसने नौकर से सफाई करवाई। तो उसने नौकर से सफाई करवाई मतलब वो खुद काम नहीं कर रहा है सफाई करने का, किसी और से करा रहा है। तो जब कर्ता किसी कार्य को खुद ना कर कर किसी अन्य से करवाए तो वो आपका हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में भी ना दो हो जाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब है कि इसमें कर्ता स्वयं उस कार्य को करता है, जैसे पढ़ना, सॉरी पढ़ाना, लिखाना, बुलाना, है ना, सजाना, तो वो खुद उस काम को करवा रहा है। लेकिन जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वो उस काम को करवाने के लिए खुद काम नहीं करवाएगा, किसी अन्य से उस कार्य को कराएगा। ठीक है, चलिए तो एक आपका हो गया तीसरा। वह खाना खाकर सो गया। खाना खाकर सो गया मतलब पहला उसका क्रिया हुआ खाना खाना, है ना, खाना खाना, फिर उसके बाद हुआ सोना। तो ये पहली जो संपन्न क्रिया है जो कि पूर्ण होने के बाद वो तुरंत दूसरे क्रिया में संलग्न हो रहा है, तो पहली संपन्न क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, और इसकी पहचान ही होती है कि मूल क्रिया के साथ कर लगा होगा। ठीक है, तो बी का हो जाएगा चौथा। फिर है कि वह बात बात पर हथियाता है। बात पर हथियाता है, तो हथियाना, बतियाना, लतियाना, ये सभी संज्ञा से बने हुए हैं। तो जब कोई आपका क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं तो वो नाम धातु क्रिया होते हैं। तो सी का है पहला। देन लास्ट है राम पत्र लिख चुका है। तो राम पत्र लिख चुका है, इस पूरे वाक्य में लिखना आपका मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया बोल सकते हो, और इस क्रिया की सहायता के लिए लगा है चुका। इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया या रंजक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया मिलकर बनाते हैं संयुक्त क्रिया, मतलब ये है आपका संयुक्त क्रिया। तो डी है आपका दूसरा। तो आंसर है 3412। 3412 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है कि यदि के सकर्मक क्रिया है, एल आकर्मक क्रिया है। ठीक है, के को बोला जा रहा है सकर्मक, के को बोला जा रहा है सकर्मक, और एल को बोला जा रहा है आकर्मक। ठीक है, एल को बोला जा रहा है आकर्मक। फिर इसके बाद आपको दिया गया है कि रोना, पीना, सोना और काटना क्रियाओं का क्रमशः सही कूट क्या होगा। अब इस टाइप का अगर सीधे सीधे वाक्य ना देकर कोई क्रिया दे दिया है, अब वाक्य में क्या होता था ना कि हम पहचान जाते थे कि वाक्य में कर्म दिया है तो पहचानते थे वो सकर्मक है, और वाक्य में कर्म नहीं दिया है तो हम पहचान जाते थे वो अकर्मक है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा क्रिया बोल दिया है और पहचानना है कि ये सकर्मक है या आकर्मक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उस क्रिया के साथ क्या कर्म की आवश्यकता है, क्या वो कर्म के बिना भी चल जाएगा। जैसे देखिए, पहला है रोना। तो रोना में आप क्या कर, सबके साथ ना क्या का क्वेश्चन करना, और अगर वो क्या के आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक है। तो रोना, क्या रोना जरूरी है क्या? क्या रोना नहीं होगा, कौन रोना होगा। तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा, कर्ता को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन रो रहा है। तो कर्ता की प्रधानता ज्यादा है, कर्म आवश्यक नहीं है, तो यह हमारा क्या है, आकर्मक। वैसे भी रोना एक स्वाभाविक क्रिया है तो वो आकर्मक में आएगा। पीना, अब पीना में आपको क्या पीना बताना जरूरी है, मतलब क्या पीना है इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। चाय पीना है, दूध पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है ना, या फिर आपको कोई जूस पीना है, तो वहां पे आपको कर्म बताना आवश्यक है। तो कर्म है यहाँ पे, और कर्म है मतलब सकर्मक के। ठीक है, फिर देखिए सोना। अब क्या सोना नहीं होगा, कौन सोना, कोई व्यक्ति सोगा, कोई जानवर सोएगा, कर्ता की आवश्यकता है, कर्म नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, तो सोना वैसे भी स्वाभाविक क्रिया है तो आकर्मक। आकर्मक बोले तो एल। फिर काटना, है ना। अब काटना में आपको क्या काटना, सब्जी काटना, तो उस तरीके से कर्म की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, तो कर्म की नीड है, मतलब ये हो जाएगा सकर्मक, यानी आपका हो जाएगा के। तो आंसर क्या है इसका, एल के, एल के। ठीक है, तो कोई ऑप्शन ऐसा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एल के यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है कथन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5 दिया गया है आपको कि द्विकर्मक क्रिया के दोनों कर्मों मुख्य और गौण के संदर्भ में आपको असंगत यानी कि गलत कथन चुनना है।
ध्यान दीजिएगा कि ये जो द्विकर्मक है ये किसका प्रकार है? तो जो सकर्मक क्रिया है उसके दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया, दो कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्रिया के साथ एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ दो कर्म मौजूद होंगे, जिसमें आप एक को मुख्य कर्म बोलते हो और एक को गौण कर्म। ठीक है, तो पहला है कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म सजीव यानी प्राणीवाचक और दूसरा निर्जीव यानी कि अप्राणीवाचक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोला कि अध्यापक ने मोहन को पुस्तक दिया, तो देना क्रिया है, क्या देने की बात हो रही है? पुस्तक, वो एक कर्म है। किसको देने की बात हो रही है? मोहन को, वो भी एक कर्म है। तो दो कर्म आ जाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पुस्तक एक आपका निर्जीव है और मोहन एक सजीव है। दूसरा है कि सजीव कर्म को गौण कर्म कहते हैं और इसके साथ को परसर्ग लगा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ कि है ना, अध्यापक ने मोहन को पुस्तक दिया। ठीक है, ये एक वाक्य है। अब दिया मतलब देना क्रिया है, क्या देने की बात हो रही है? पुस्तक। किसको देने की बात हो रही है? मोहन को। ठीक है, तो जस्ट क्रिया के पहले या क्रिया के जस्ट लगा हुआ जो कर्म होता है वो हमारा होता है मुख्य कर्म, मुख्य होता है। और बाकी ये जो सजीव वाला होता है ये हमेशा आपका गौण होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन करेगा कि बताइए मुख्य कर्म कैसा होता है, तो वो हमेशा निर्जीव रहेगा। ठीक है, और जो आपका गौण कर्म होता है वो हमेशा एक सजीव है। तो वही बोला जा रहा है कि सजीव कर्म को गौण कर्म कहते हैं, मतलब ये कथन सही है। ठीक, तीसरा आइए। अब तीसरा कथन क्या है कि निर्जीव कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं और यह हमेशा क्रिया से ठीक पहले आता है, तो ये भी सही है। ठीक, चौथा है कि गौण कर्म हमेशा निर्जीव होता है और इसके साथ कोई परसर्ग नहीं लगता है। तो अभी देखा है हमने भाई कि गौण कर्म सजीव होता है तो निर्जीव होने का कोई चांस नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, जो कि आपका कथन गलत है। ठीक, चलिए अगला आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपको असंगत यानी कि गलत कथन चुनना था, जिसमें से आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, 4 वाला। चलिए अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? कथन आपको दिया गया है, कारण आपको दिया गया है। कथन क्या कह रहा है कि वह दौड़ता है, आकर्मक है, लेकिन वह दौड़ता है, ये सकर्मक है। क्या ये सही है क्या? बताइए। इसमें आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वह दौड़ता है, ये आकर्मक है। आकर्मक इसलिए है कि क्या दौड़ता है जरूरी नहीं है कौन दौड़ता है, कर्म प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वह दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है? दौड़ता है, मतलब यहाँ पे सजातीय कर्म का प्रयोग हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ ही एक कर्म है, तो आप बोलेंगे हाँ जी इसमें आपका कर्म है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। कारण है कि जब आकर्मक क्रिया की ही धातु से बना कोई भाववाचक संज्ञा शब्द कर्म के रूप में प्रयुक्त हो, यानी कि सजातीय कर्म, तो वह क्रिया सकर्मक बन जाती है ना। मतलब अब यहाँ पे ना इसी से जुड़ा हुआ एक कर्म आ गया जिसको हम सजातीय कर्म कह रहे हैं कि वह दौड़ता है, तो अब वो क्या हो गया है? आपका सकर्मक हो गया है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही हो जाएगा, यानी आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए अगला आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, सूची 1 आपको दिया गया है मूल धातु मूल क्रिया और सूची 2 आपको दिया गया है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ठीक है, मतलब ये मूल धातु है और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो ये काफी इजी है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है मूल क्रिया, उस मूल क्रिया से बनता है प्रथम प्रेरणार्थक, उसी से बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैं बोल रही हूँ आपका, ठीक है, कि सोना। ठीक है, सोना आपका एक मूल क्रिया है। सोना से प्रथम प्रेरणार्थक सुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक सुलवाना। ठीक है, चलिए, तो पीना से आपका द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा पिलवाना, यानी कि आपका ए का पहला हो गया। सोना से क्या बनेगा? आपका सुलवाना, यानी बी का तीसरा हो गया। धोना से क्या बनेगा? धुलवाना, यानी सी का आपका दूसरा हो गया। और बिकना से आपका बनेगा बिकवाना, यानी डी का आपका हो गया चौथा। तो आंसर क्या है? 1 3 2 4। 1 3 2 4 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपको क्या दिया गया है कि यदि के रंजक क्रिया, एल मुख्य क्रिया है, तो वाक्य तुम यह काम कर डालो में कर और डालो क्रमशः क्या है? ठीक है, के को रंजक क्रिया बोला जा रहा है ना। के को रंजक क्रिया बोला जा रहा है, रंजक मतलब कि सहायक क्रिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है,
एल को बोला जा रहा है मुख्य क्रिया, एल को बोला जा रहा है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो अब आपको बोला जा रहा है वाक्य है तुम यह काम कर डालो। तो काम तो आपका जो है जो करना है ये मुख्य क्रिया है, करना मुख्य क्रिया है और डालो आपका सहायक क्रिया है जो इसकी सहायता के लिए है। तो कर मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मतलब एल हो जाएगा, और डालो आपका रंजक क्रिया है, सहायता के लिए लगा है तो वो आपका रंजक क्रिया है, मतलब आंसर हो जाएगा एल और के, ठीक है। तो आंसर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एल के होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि नाम धातु क्रियाओं के निर्माण के संबंध में सही कूट का चयन करना है। नाम धातु क्रियाओं से संबंधित आपको बताना है। नाम धातु क्रिया क्या होता है, तो ये क्रिया का संरचना या फिर बनावट के आधार पर प्रकार है, संरचना या फिर बनावट के आधार पर क्रिया का प्रकार है। और नाम धातु क्रिया वो होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इनमें प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनता है वो नाम धातु क्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे पहला दिया गया है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में आना या याना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनती है। तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जैसे कि बात से बन जाएगा आना या याना प्रत्यय लगाने से बन जाएगा बतियाना, है ना, ऐसा। अपना में अपनाना, ठीक है, ऐसा बनेगा, तो सही सही हो जाएगा। अपना सर्वनाम से अपनाना नाम धातु, ये भी करेक्ट है। गर्म जो कि एक विशेषण शब्द है, विशेषता बताने वाला, इससे बनेगा गर्माना, ये भी सही है। हिन हिन जो कि अनुकरण है, इससे बनेगा हिन हिनाना, ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चारों ही कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। हिनहिनाना अनुकरणात्मक धातु में आ जाता है, ये भी नाम धातु के ही अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका चारों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, चारों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइएगा। क्वेश्चन 10 में आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक है। कथन क्या दिया गया है कि मैं खाते ही सो गया, इस वाक्य में खाते ही पूर्वकालिक क्रिया है। खाते ही पूर्वकालिक क्रिया है क्या, मैं खाते ही सो गया, तो वो तो तत्कालिक क्रिया है। जब भी किसी मूल क्रिया के साथ ही लगा होगा तो वो तत्कालिक क्रिया होगा। खाते ही, सोते ही, रहते ही, पहनते ही, है ना, वो आपके तत्कालिक क्रिया में आएगा, ठीक है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ठीक है, तत्कालिक क्रिया। तो पहला वाला जो कथन है वो गलत है। कारण है कि पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि, है ना, सोहन खाकर सो गया, या सोहन खाना करके, है ना, सो गया, ऐसा, ठीक है। तो इसकी पहचान ही कर लगा होता है। लेकिन अगर किसी मूल क्रिया के साथ ते के साथ ही लगा होता है तो वो तत्कालिक क्रिया उसको कहेंगे। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक साइड आपको वाक्य दिया गया है और आपको बताना है संयुक्त क्रिया का भेद। ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होता है और एक सहायक क्रिया। तो बात हो रही है यहाँ पे कि जो संयुक्त क्रिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कई सारे इसके प्रकार हैं। जैसे आरंभ बोधक, सामर्थ्य बोधक, अभ्यास बोधक, अनुमति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, निरंतरता बोधक, है ना, बहुत सारे प्रकार हैं संयुक्त क्रिया के, लगभग लगभग 10-11 आप मान सकते हो। तो वह पढ़ सकता है ना, वह पढ़ सकता है, इसमें आपका कौन सा आ जाएगा बताइए। तो वह पढ़ सकता है मतलब उसके अंदर सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य है, तो वो इसमें आ जाएगा सामर्थ्य बोधक में। तो एक है दूसरा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मतलब आप क्या कर रहे हो एक प्रकार से, ठीक है। मुझे जाने दो में आपका कौन सा आ जाएगा बताइए। तो इसमें आपका आ जाएगा अनुमति बोधक, ठीक, अनुमति बोधक, अनुमति ले रहे हो आप। वह रोने लगा, वह रोने लगा मतलब कि उसकी क्रिया स्टार्ट हो गई, आरंभ, वह रोने लगा, खाने लगा, जाने लगा, है ना। तो ये आपके आरंभ बोधक में आ जाएगा। लगा शब्द जो है इसको डिफाइन करता है। और वह पढ़ा करता है, तो पढ़ा करता है, ता के साथ है लगा है ना, पढ़ा करता है, नाचा करता है, खेला करता है, वो जनरली उसके अभ्यास को बताता है कि वो डेली उस काम को कर रहा है, ठीक है। तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। तो डी है आपका थर्ड। तो आंसर है 2413, 2413 यानी ऑप्शन ए, ठीक। हाँ जी, चलिए अगला आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए क्या होगा।
कि यदि के अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, एल अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, तो वाक्य गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए और जनता ने उन्हें अपना नेता चुना में कहलाए और चुना क्रमशः क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर देंगे। बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। ठीक है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, क्या कहलाए उसके लिए राष्ट्रपिता का होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि गांधी जी कहलाए ऐसे बोलोगे तो समझ में आएगा क्या? आप बोलोगे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, मतलब इस कर्म का आना क्या है ना? तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ना, राष्ट्रपिता जो कहलाए है वो राष्ट्रपिता के बिना अधूरा है ना, राष्ट्रपिता के बिना अधूरा है और इसमें कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ पर ये अपूर्ण आकर्मक क्रिया आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया जनता ने उन्हें अपना नेता चुना। चुना में क्रमशः कौन सा क्रिया है? तो नेता चुना। ठीक है, नेता चुना तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि आपका कर्म मौजूद है लेकिन अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाक्य में उन्हें, उन्हें क्या है? कर्म है। ठीक है, उन्हें कर्म है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज और देखोगे तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो है नेता पूरक की जो है आवश्यकता पड़ रही है। तो ये आपके अपूर्ण सकर्मक में आएगा। तो के और एल इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मतलब कि जनता ने उन्हें अपना नेता चुना, तो ये बताना जरूरी पड़ रहा है, नेता के लिए पूरक जो है जरूरी है यहाँ पे कि क्या चुना है, तो नेता चुना है। ठीक है, तो वो बताना जरूरी है। अब चूंकि कर्म है तो सकर्मक है और ये अपने आप में अपूर्ण है, पूरक की आवश्यकता पड़ रही है। वैसे ही आपके ऊपर वाले में भी कर्म तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कहलाए जो है वो कहीं ना कहीं इसके बिना अपूर्ण है, अपने आप में वो अपूर्ण है, तो वो बताना जरूरी पड़ गया। तो के और एल। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्रिया के पूरक के संबंध में असंगत कथन यानी कि गलत कथन को स्पष्ट करिए। बताइए, क्रिया के पूरक से आपको गलत कथन को बताना है। बताइए। बताइए, क्रिया के पूरक से संबंधित है कि अपूर्ण क्रियाओं, जो क्रिया अपूर्ण है अपने आप में, अपूर्ण क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिन संज्ञा या विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पूरक कहते हैं। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि वह बीमार है में बीमार पूरक है, क्योंकि यहाँ बताना जरूरी है, वह है बोलूंगी तो समझ आएगा क्या? तो वह बीमार है, तो ये क्या है? एक पूरक है जो क्या कर रहा है? वाक्य को समझा रहा है कि वो बीमार है। ठीक है, ये भी सही है। अध्यापक ने छात्र को मूर्ख समझा में मूर्ख कर्म है, क्या ये सही है क्या? देखिए इस वाक्य में अगर आप देखेंगे तो अध्यापक ने छात्र को मूर्ख समझा वाक्य में छात्र को ये मूर्ख कर्म है, मुख्य कर्म है। छात्र को ये मुख्य कर्म है और मूर्ख शब्द कर्म नहीं है। ठीक है, मूर्ख शब्द कर्म नहीं है बल्कि ये कर्म का पूरक है ना। अध्यापक ने छात्र को मूर्ख समझा, छात्र को कर्म है, मूर्ख कर्म नहीं है, ये इसका पूरक है जो समझाने के लिए। मान लीजिए मैं ऐसा बोलती कि अध्यापक ने छात्र को समझा, क्या समझा? समझ आ रहा है क्या? तो मूर्ख को पूरक के रूप में लिया गया है, मतलब वो अपूर्ण क्रिया को पूरा कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो तीसरा कथन गलत है यानी कि ऑप्शन सी। पूरक क्रिया का मतलब होता है जब आपका कोई वाक्य जो है अपूर्ण है अपने आप में, तो वहां पर वो जो पूरक है वो उस क्रिया को, वाक्य का क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। कथन दिया गया है कि लड़के ने कुत्ते को मारा। इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है। कारण है कि मारा क्रिया का प्रभाव सीधे कुत्ते पर पड़ रहा है ना। लड़के ने कुत्ते को मारा, मतलब किसको मारा? तो कुत्ते को। और किसको का उत्तर कुत्ते को मिलता है जो कि हमारा क्या है? कर्म है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर देंगे क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, क्योंकि कर्म मौजूद है। अगर मैं बोलूंगी कि लड़के ने मारा, अब किसको मारा वो बताना जरूरी है ना भाई, कुत्ते को मारा, बिल्ली को मारा, या है ना किसी
बोला चाहिए निर्जीव वस्तु को मारा, तो कर्म की आवश्यकता है और कर्म की जहां आवश्यकता पड़ती है वो सकर्मक हो जाता है। तो आंसर हमारा है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 है अनुकरणात्मक क्रिया और सूची 2 है ध्वनि स्रोत। अनुकरणात्मक क्रिया होता कहने का मतलब है किसी की आवाज सुनकर, किसी भी प्रकार का आवाज सुनकर या किसी के बोले गए को अनुकरण करके रिपीट करके जो क्रिया का निर्माण होता है वो अनुकरणात्मक क्रिया है। जैसे कि हिन हिन आवाज है, उससे हिनहिनाना बन गया, है ना। वैसे ही अगर आप देखोगे तो किसी के रिपीटेशन में भी, किसी की आवाज में भी वो क्रिया बन जाता है। जैसे भिन भिनाना, तो भिन भिन एक आवाज है, ठीक है। खट खट की एक आवाज होती है, बड़बड़ की एक आवाज होती है, तो उससे क्रिया बनता है। बताइए, तो भिन भिन जो है ये किसकी आवाज है? बताइए, भिन भिन किसकी आवाज है? तो भिन भिन जो है ये मक्खी की आवाज से बना है, भिन भिनाना। ठीक है, तो एक हो जाएगा दूसरा। हिन हिन किसकी आवाज है? तो घोड़ा, घोड़ा के, है ना, ये आवाज से बना है हिन हिनाना। फिर खटखटाना किसकी आवाज है ये? तो कहीं ना कहीं दरवाजे की, तो वहां से बना है ये, सी का तीसरा। और बड़बड़ाना किससे बना है? तो मनुष्य यानी कि मुंह से, यानी डी का आपका हो जाएगा चौथा। तो आंसर क्या है? 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि के प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, के को बोला जा रहा है प्रेरणार्थक, यदि के प्रेरणार्थक क्रिया है, एल को बोला जा रहा है सामान्य क्रिया। एल क्या है? एक सामान्य क्रिया है। ठीक है, तो वाक्य आपको दिया गया है कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया और अध्यापक ने बच्चे को मॉनिटर से पढ़वाया में क्रिया क्रमशः क्या है? तो यहाँ पर क्रिया है पढ़ाया और यहाँ पे क्रिया है पढ़वाया। ठीक है, और एक क्रिया होता है पढ़ना। पढ़ना मतलब खुद से पढ़ना, पढ़ाया मतलब कि वही कर्ता पढ़ा रहा है, पढ़वाया मतलब किसी और से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ाया आपका सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया है मीन्स। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया में भी जो है एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होता है ना। तो पढ़ाया और पढ़वाया दोनों ही प्रेरणार्थक है। पढ़ाया में कर्ता खुद पढ़ा रहा है इसलिए वो प्रथम प्रेरणार्थक है, पढ़वाया में किसी और से पढ़ा रहा है इसलिए वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी, दोनों में के आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपको दिया गया है कि क्रियार्थक संज्ञा यानी कि वर्बल नाउन के प्रयोग के संबंध में सही कूट क्या है, आपको बताना है। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है कि जब क्रिया का मूल रूप संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या ये सही है क्या? जब क्रिया का मूल रूप संज्ञा की भांति प्रयुक्त होता है तो वो क्रियार्थक संज्ञा है। दूसरा है देश के लिए मरना कीर्तिदायक है में मरना क्रियार्थक संज्ञा है। तीसरा है क्रियार्थक संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हमेशा क्रियार्थक संज्ञा जो है ना संज्ञा के स्थान पर होता है, संज्ञा के जैसे प्रयोग होता है, तो मरना क्रियार्थक संज्ञा में नहीं आएगा। तीसरा सही है कि क्रियार्थक संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है। चलिए आगे देखें। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करेंगे। रीजन ये है कि क्रियार्थक संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जरूरी नहीं है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि टहलना जो है सेहत के लिए अच्छा होता है, तो टहलना एक क्रियार्थक संज्ञा है और अच्छा होता है मतलब पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग चेक करिएगा, क्योंकि तीसरा वाला कथन गलत है और दूसरा भी वैसा अगर देखा जाए तो कथन गलत है कि देश के लिए मरना कीर्तिदायक है में मरना जो है क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपके क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेक करिएगा एक बार कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 18। कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि राधा गाती है और राधा गीत गाती है, दोनों में क्रिया सकर्मक है। क्या जरूर क्या सही है क्या ये? बताइए, राधा गाती है और राधा गीत गाती है। ठीक है, बताइए। बात हो रही है क्रिया की, क्रिया यहाँ पे क्या है? गाना, है ना, जो गाती है वो क्रिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि गाना एक स्वाभाविक क्रिया है ना, तो चाहे उसके साथ कर्म है या नहीं है,
दोनों ही केस में वो सकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब गाने के लिए आपको ये बताना जरूरी है, कर्म की आवश्यकता जो है जरूरी है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए राधा गाती है क्रिया है, क्या गाती है, तो यहाँ पे गीत का होना जरूरी है, मतलब कर्म की आवश्यकता है यहाँ पे, और कर्म की आवश्यकता है मतलब ये सकर्मक में ही आएगा। और राधा गीत गाती है तो इसके लिए अब आपको दे दिया गया है वहां पे कर्म। तो दोनों के लिए सही है, ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है, क्योंकि आपको गाती सीधा क्रिया को ही पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वो सकर्मक है, चाहे वहां कर्म है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, इस वजह से वो सकर्मक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको दिया गया है संयुक्त क्रिया और सूची 2 में दिया गया है आपको उसके प्रकार। ठीक है, चलिए तो संयुक्त क्रिया और प्रकार में बताना है कि हवा चल पड़ी। ठीक है, हवा चल पड़ी ये किस में आएगा बताइए। हवा चल पड़ी मतलब कि आरंभ हो गया या फिर अचानक से हो गया वो काम, है ना, तो ये आपकी आरंभ बोधक की आकस्मिकता में आ जाएगा। तो एक का चौथा, मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुमति हो रहा है ना, आप अनुमति ले रहे हो, तो मुझे जाने दो में अनुमति आ रहा है, मतलब कि बी का हो जाएगा तीसरा। पेड़ बढ़ता गया, ठीक है, पेड़ बढ़ता गया, तो पेड़ बढ़ता गया मतलब कि निरंतर काम हो रहा है, ठीक है, निरंतरता में चल रहा है वो, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। नित्यता बोधक होगा ये, अवकाश नहीं आएगा इसमें, है ना, गलत है ये। राम खा चुका, राम खा चुका मतलब उसकी क्रिया समाप्त हो गई, है ना, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो आंसर है आपका 4312, 4312 यानी कि आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है कि यदि के प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, और एल सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया का मतलब है जब एक ही क्रिया से जो है ना बन रही है, मतलब उसमें एक ही कर्म से क्रिया बना होगा तो उसे सजातीय क्रिया होता है। जैसे दौड़ दौड़ कर, घूम घुमा कर, है ना, इस प्रकार से लड़ाई लड़ी, मारा मारी हुआ, ऐसा टाइप का। तो उसने अच्छी चाल चली और सेठ ने मुनीम से चिट्ठी लिखवाई में क्रियाएं क्रमशः क्या है। तो उसने अच्छी चाल चली, देखिए एक ही प्रकार की, है ना, क्रिया से बना हुआ है, कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है, तो चाल चली सजाती है। सेठ ने मुनीम से चिट्ठी लिखवाई, लिखवाई मतलब लिखवाना, तो लिखवाना मतलब किसी और से काम हो रहा है, तो प्रेरणार्थक। तो इसके लिए आपका एल हो जाएगा, इसके लिए आपका के हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा एल और के, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, इसका बताइए कृदंत। ठीक है, कृदंत क्रिया के रूपों के संदर्भ में असंगत कूट का चयन करना है। ठीक है, कृदंत क्रिया के भी रूप होते हैं जैसे कि वर्तमान कालिक, भूतकालिक और पूर्वकालिक, है ना, तीन हो जाते हैं। तो इसमें आप लोग बता दीजिए कि कौन सा जो है असंगत है यानी कि गलत है। ठीक है, क्या बुरा, दौड़ता हुआ वर्तमान कालिक कृदंत है। कृदंत क्रिया का मतलब होता है जो आपके कृत प्रत्यय से मिलकर बना हो, और कृत प्रत्यय किसमें लगता है, तो किसी संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी मूल धातु, है ना, कोई भी मूल धातु में आपका कृत प्रत्यय लगता है। जैसे दौड़ मूल धातु, इसमें ता लगा है तो दौड़ता कृदंत क्रिया है, और दौड़ता हुआ वर्तमान कालिक है तो सही है। दौड़ा हुआ भूतकालिक है मतलब कि वो क्रिया हो गई है, ये भी सही है। दौड़कर पूर्वकालिक कृदंत है मतलब कि उसकी क्रिया संपन्न होकर वो आगे बढ़ गया, ये भी सही है। ये ता प्रत्यय, ये आ प्रत्यय और ये कर प्रत्यय से बना है। कृदंत क्रियाएं हमेशा वाक्य के अंत में आती हैं और काल का निर्धारण करती है, ये कि सही है क्या, तो आप बोलेंगे कि ये वाक्य के अंत में नहीं आती, वाक्य के बीच में आती है। जैसे मैं बोली कि मोहन दौड़ता हुआ चला गया, बीच में आ रहा है। मोहन दौड़ा हुआ चला गया, मोहन दौड़कर चला गया, तो बीच में आ रहा है, अंत में नहीं आ रहा है। संज्ञा सर्वनाम जो भी विशेषण लगा रहेगा उसके बीच में आएगा, तो तीसरा चौथा वाला कथन गलत है। और आपको असंगत पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया है, इसलिए आंसर आपका है ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में गिरता है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है, क्या ये सही है क्या, 22 का आप लोग आंसर कर देंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, बताइए। तो आप बोलेंगे पेड़ से पत्ता गिरता है ये सकर्मक है, तो गलत है, क्योंकि पेड़ से पत्ता का गिरना एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, कारण दिया है पत्ता यहाँ कर्म है क्योंकि वह गिरने की क्रिया कर रहा है, सही है क्या, आप बोलेंगे ना जी। तो पेड़ से गिरा मतलब पत्ता गिरा मतलब कि गिरना एक प्रकार का
स्वाभाविक है, वो आकर्मक में ही आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपका कथन कारण दोनों गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो सी। चलो अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, एक वाक्य दिया गया है और सूची 2 में आपको मुख्य व सहायक क्रिया दिया गया है। वाक्य है कि वह किताब पढ़ रहा था। इसमें मुख्य क्रिया क्या है और आपका सहायक क्रिया क्या है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही संयुक्त क्रिया बनता है। तो वह किताब पढ़ रहा था में पढ़ आपका मुख्य क्रिया है और रहा था सहायक क्रिया है। ये पूरा आपका क्या है, संयुक्त क्रिया। तो इसका हो जाएगा आपका पहला। उसने किताब पढ़ ली है, तो पढ़ मुख्य क्रिया है, ली है सहायक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा। राम बीमार है। अब राम बीमार है यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, तो राम बीमार है में है आपका क्या है, मुख्य है, मतलब ये अस्तित्व बोधक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सी का हो जाएगा पहला। दूसरा, मैं चला जा रहा हूँ, जा मुख्य क्रिया है, रहा हूँ आपका क्या है, रंजक क्रिया है। जा मतलब जा आपका मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, अच्छा चला मुख्य क्रिया है, जा रहा हूं ये आपका क्या है, रंजक क्रिया है। तो डी का हो जाएगा चौथा। तो आंसर क्या है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। 24 आपका दिया है, यदि के समापिका क्रिया है, एल असमापिका क्रिया है, तो वाक्य में न नदी में तैरता हुआ लड़का डूब गया में प्रयुक्त क्रियाओं का क्रमशः कूट क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, नदी में तैरता हुआ लड़का डूब गया, तो यहाँ पे तैरता हुआ और गया के बारे में बात हो रही है। तो नदी में तैरता हुआ लड़का डूब गया, तो तैरता हुआ ये वाक्य को अंत नहीं कर रहा है, समाप्त नहीं कर रहा है, ये बीच में आया है। ठीक है, तो जो भी आपका ऐसा शब्द, ठीक है, जो क्रिया आपके वाक्य के बीच में आता है और वाक्यों को समाप्त नहीं कर पाता है, वो असमापिका क्रिया है। तो तैरता हुआ असमापिका है। लड़का डूब गया मतलब कि क्रिया अंत हो गया, समाप्त हो गया, तो ये आ गया समापिक क्रिया। ठीक है, तो एल और के। ठीक है, चलिए अगला आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी, 25 का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। क्या है, संयुक्त क्रिया के निर्माण की शर्तों के संबंध में सही कूट का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला कथन दिया गया है कि संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया हमेशा मुख्य अर्थ देती है, तो आप बोलेंगे हाँ जी, है ना, मुख्य अर्थ देता है। दूसरी क्रिया अपना मूल अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता या रंग भरती है या उसकी सहायता के लिए लगा होता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी, ये भी कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि वह खाना खाकर सो गया में खाकर सो गया संयुक्त क्रिया है। ठीक है, खाकर सो गया संयुक्त क्रिया है, बताइए कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे, दूसरा पहला कथन सही है लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि वह खाना खाकर सो गया में खाकर आपका पूर्वकालिक क्रिया है, ना कि संयुक्त क्रिया है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है कि उसमें आपका कोई पूर्वकालिक क्रिया या कोई कृदंत क्रिया तो नहीं है, है ना, तो वो चीज भी आपको देखना है ध्यान से। तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, आपको सही पूछा गया था, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपको दिया गया है, कथन दिया गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस वाक्य में भरता है सकर्मक क्रिया है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो स्वाभाविक क्रिया है ना, स्वाभाविक क्रिया। भले वहां पे दिया है घड़ा भरता है, लेकिन घड़ा यहाँ पे कर्म है जिसे भरा जा सकता है, कारण दिया गया है। तो बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है में घड़ा स्वतः भर रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ी ला ला के भर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक क्रिया है, तो ये आकर्मक होगा, ना कि सकर्मक। कारण गलत है, कथन गलत है। ठीक है, कथन गलत है, तो आपका कारण सही है कि घड़ा यहाँ कर्म है जिसे भरा जा रहा है, लेकिन वो अपने से भरा है ना, कर्म है लेकिन अपने से क्रिया हो रही है, तो वहां पे ए गलत है लेकिन आर सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक साइड आपको धातु क्रिया दिया गया है और एक साइड आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। तो ये तो इजी है ना। टूटना से आपका क्या बन जाएगा, तुड़ाना। ठीक है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। नाचना से बन जाएगा नचाना। ठीक है, उड़ना से बन जाएगा उड़ाना और जीतना से बन जाएगा जिताना। ठीक है, तो आंसर है आपका 2143। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 28। चलिए जी, इसका बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। 28 28 है कि यदि के को नाम धातु क्रिया बोला जा रहा है। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगकर बनते हैं। मिश्र धातु, एल को मिश्र धातु बोला जा रहा है, यानी कि मिश्र क्रिया जिसमें, है ना, एक से ज्यादा क्रियाएं होंगी। अब वाक्य दिया है कि उसने मेरी जमीन हथिया ली और मैं आपसे प्रेम करता हूं में रेखांकित क्रियाएं क्रमशः क्या है। हथिया ली और मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये पूरा आपको बताना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हथियाली, बतियाली, है ना, ये सभी आपके हाथ शब्द से हथियाना, बात शब्द से बतियाना, मतलब ये हमारा नाम धातु है। तो के मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो प्रेम करता हूं ये पूरा आपका मिश्र क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा मिश्र क्रिया। तो आंसर है के और एल। ठीक, चलिए अगला आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 29। 29 है सहायक क्रिया से क्वेश्चन है, जिसको हम रंजक क्रिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, है ना। इसके संबंध में आपको गलत कथन को चुनना है। ठीक, पहला है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और काल का बोध कराने में सहायता करती है, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है ये। वह जा रहा है में जा मुख्य क्रिया है और रहा है ये सहायक क्रिया है, ये भी सही है। तीसरा है कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य में मुख्य क्रिया के जो है पहले आता है, क्या सही है क्या ये। मुख्य क्रिया के पहले आता है कि मुख्य क्रिया के बाद आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि वो मुख्य क्रिया के बाद आ रहा है, तो ये तीसरा कथन गलत। और कथन आपको गलत ही पूछा गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा असंगत है यानी कि गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज के सेशन का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 है, कथन दिया गया है, कथन दिया गया है लजाना और शर्माना दोनों नाम धातु क्रियाएं हैं, है ना। लज्जा से लजाना बना है और शर्म से शर्माना बना है, क्या ये सही है क्या। तो आप बोलेंगे हाँ जी दोनों विशेषण है ना। ठीक है, चलिए कारण दिया गया है आपको कि लज्जा और शर्म भाववाचक संज्ञाएं हैं और संज्ञा शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को हम नाम धातु कहते हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा से बना क्रिया नाम धातु है और इसी कारण से हम जो है बोल रहे हैं कि लजाना और शर्माना दोनों नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका टॉप 30 क्वेश्चन आपके क्रिया से संबंधित। इसका एक और पार्ट अगले दिन रहेगा, यानी कि कल के क्लास में, जिसमें हम बचे 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये क्रिया से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट। देन उसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट रहेगा। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपके चलते रहेंगे। तो ईवीएस भी हो रहा है 11 साढ़े 11 बजे के बाद आसपास आपका ईवीएस, देन 12:30 बजे के आसपास आपका हिंदी। ठीक है, चलिए वो टॉप 50 जो अभी आपका जीएस वाला पार्ट है, अभी कुछ समय के लिए 1-2 दिन आपका थोड़ा सा होल्ड पे रहेगा, उसके बाद वो भी क्लासेस जो है मैं कंटिन्यू में रखूंगी। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में जीएस चल रहा है आपका पॉलिटी हिस्ट्री, और वो टॉप 50 आपका कुछ दिन में फिर कंटिन्यू में रेगुलर बेसिस में वो चलेगा। चलिए तो अभी फिलहाल हम सेशन को एंड कर लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत आप सभी को। थैंक यू सो मच। और जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।